वो चारों पार्क में आए थे। एहसन और रोशी बातें करते आगे चले गए थे। वो दोनों खामोशी से चहलकदमी कर रहे थे। तुमने काशफा से क्या कहा था? चलते चलते वलीद ने रुक कर पूछा था। अना चौंक कर रुकी थी। कब? जिस दिन मैं आउट ऑफ सिटी गया था उस दिन। वलीद ने उसे बगौर देखा। वलीद ने कहा तो वो सोचने लगी और फिर एकदम याद आया था। ओ, आपको किसने कहा? मैंने उसे कुछ कहा है। उसकी कॉल आई थी। ये कुछ ज्यादा ही बेतकल्लुफ नहीं हो गई आपसे? मैंने तो उसे कुछ खास नहीं कहा था। वो उस दिन बुक शॉप पर मिली थी। सरसरी सी सलाम दुआ हुई थी। आपसे मुतलका तंजिया लहजे में पूछा था कि आप मेरे साथ क्यों हर वक्त साथ होते हैं, वगैरह वगैरह। तुमने उसे हमारी अरेंजमेंट का बताया था? वलीद ने बगौर देखा तो वो तलख हो गई। उसका तंजिया अंदाज मुझे अच्छा नहीं लगा था। मैंने जस्ट आपके और अपने रिलेशन को वाज़िया करना चाहा था। क्या मैंने गलत किया है? एकदम संजीदगी से वलीद की आंखों में देखते पूछा था। वलीद मुस्कुरा दिया। मैंने कब कहा तुमने गलत किया है? तो फिर इस इन्वेस्टिगेशन का मतलब? वो चिढ़ गई। मैं बस असल सूरत हाल जानना चाह रहा था, वलीद ने मुस्कुरा कर कहा तो वो उलझ कर उसे देखने लगी। एक बात तो बताएं, उसने कहा तो वलीद ने सवालिया देखा। काशफा मैडम चाहती क्या हैं? ये तो तुम उससे ही पूछ लेती। हंस का चढ़ाया था। वो वाकई चिढ़ गई थी। जिस तरह की छिछोड़ी हरकतें हैं, इससे तो वाज़िया पता चल रहा है कि मोहतरमा के इरादे क्या हैं। मगर आप बता दें तो मेहरबानी होगी। वलीद खुलकर हंस दिया था। जेलसी की बू आ रही है। मैं और जेलस होंगी इस फैशन की पुड़िया से? माई फुट। वो हकीकतन बुरा मान गई थी। मुझे वो लड़की इंतहाई बुरी लगती है। खूबसूरती और दौलत के अलावा उसका कोई भी प्लस पॉइंट नहीं कि जिसको बुनियाद बनाकर मैं उससे जेलस होंगी, उसने नखुवत से कहा था। वलीद मुस्कुरा दिया। वैसे बाय द वे, आप बताना पसंद करेंगे कि आप उसको इतनी इम्पोर्टेंस क्यों दे रहे हैं? वो कहीं से भी तो आपके स्टैंडर्ड की नहीं लगती। वलीद के मुस्कुराने पर वो चिढ़ गई थी। तंजिया अंदाज में पूछा। खैर, मैं तो उसे इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा था। तुम्हारे रवैये से लग रहा है कि तुमने ख्वामखा ही उसे सर पर सवार कर लिया है। वलीद के अल्फाज पर उसने उसे घूरा था। मैंने उसे असाब पर सवार नहीं किया, मगर जिस तरह आपने सवाल किया था तो मुझे बुरा लगा था। हाँ, ये मेरी गलती है। मैंने पूछ लिया। चलो सॉरी करता हूँ। प्लीज़ तुम अपना मूड ख़राब मत करो। वलीद की बात पर वो खामोश रही थी। वो फिर से चलना शुरू हो गई थी। वलीद भी उसके साथ कदम से कदम मिला रहा था। कुछ खाओगी? वलीद ने पूछा तो वो नफ़ी में सर हिला गई। नाराज हो? उसने फिर नफ़ी में सर हिला दिया। तो फिर बोल क्यों नहीं रही? कोई फायदा ही नहीं। क्यों? अना ने खफा नजरों से देखा तो वलीद ने मुस्कुराकर उसका हाथ थाम लिया था और अना खामोशी से सर झुका गई। हर बार की तरह वो इस बार भी वलीद के सामने खुद को बेबस महसूस कर रही थी। वो हजार चाहने के बावजूद कभी वलीद से नाराज नहीं हो पाई थी। देखो अना, बाज औकात हमें जो नजर आ रहा होता है वो ऐसा नहीं होता। काशफा जस्ट एक फ्रेंड है। तुम अपने दिलो दिमाग को मत उलझाओ, ओके? वलीद ने मुस्कुरा कर कहा तो अना ने उलझ कर देखा। यही बात उसे उलझाती थी कि अगर काशफा जस्ट फ्रेंड थी तो भी वलीद से इतनी अहमियत क्यों दे रहा है। तुम बताओ, तुम्हारी दोस्त कैसी है? वलीद ने टॉपिक चेंज किया तो गैर महसूस अंदाज में उसने वलीद की गिरफ्त से अपना हाथ निकाल कर दोनों बाजू सीने पर बांध लिए। ठीक है, वो संजीदगी से कहा था। कॉलेज जा रही है? उसने सर हिला दिया। आइसक्रीम खाओगी? वलीद ने पूछा तो उसने सर हिला दिया। चलो आओ फिर। अना ने वलीद के साथ कदम बढ़ा दिए। वो आज अपने ऑफिस में आई थी। सभी वर्कर्स उसे देखकर हाल अहवाल दरियाफ्त कर रहे थे। सभी का ख्याल था कि उस दिन ऑफिस में तबीयत खराब होने की वजह से वो छुट्टियों पर थी। हादिया को भी उसे देखकर बहुत खुशी हुई थी। 10 बजे के करीब अब्बास अपने रूम की तरफ जाते उसे कैबिन में देखकर चौंका था। अस्सलाम वालेकुम। सरप्राइजिंग, यानी मेरी बात असर कर गई। कैसी हैं आप? राबिया मुस्कुरा दी। ओके, टेक योर सीट। अब्बास कहकर आगे चला गया था। राबिया वापस सीट पर बैठ गई थी।
کچھ دیر بعد شاہ زیب صاحب نے بھی بلوایا تھا۔ انہوں نے حال احوال دریافت کرنے کے ساتھ ساتھ عادلہ کے حوالے سے بات کی تھی اور اسے بے خوف ہو کر آفس آنے کا کہا تھا، اور یہ بھی یقین دلایا تھا کہ اول تو عادلہ ایسی ویسی کوئی حرکت نہیں کرے گی، اگر کی بھی تو وہ اس کو نقصان نہیں پہنچنے دیں گے۔ وہ ان کی باتوں سے کافی پر اعتماد ہوئی تھی۔ وہ اپنی سیٹ پر واپس آئی تو عباس صاحب نے کمرے میں طلب کر لیا تھا۔ ویلکم بیک۔ ان کے کمرے میں آئی تو انہوں نے مسکرا کر کہتے ہوئے کرسی کی طرف اشارہ کیا تھا۔ تھینکس۔ وہ سیٹ پر بیٹھ گئی تھی۔ بابا نے بلایا تھا؟ رابعہ نے سر ہلا دیا۔ کیا کہہ رہے تھے؟ اطمینان دلا رہے تھے کہ بے فکر ہو کر کام کرو، عادلہ کچھ نہیں کرے گی وغیرہ وغیرہ، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ تو پھر کچھ اثر ہوا؟ عباس کا موڈ آج بہت فریش تھا۔ مسکرا کر پوچھا تو وہ بھی مسکرا دی۔ جی نائس۔ عباس نے کرسی کی پشت سے کمر ٹکا دی۔ ایک بہت ذاتی سا سوال ہے، عباس نے کہا تو اس نے سوالیہ دیکھا۔ آر یو انگیجڈ؟ اس کے چہرے پر ایک دم سرخی پیدا ہوئی تھی۔ فی الحال تو نہیں، اس نے آہستگی سے کہا تھا، یعنی امکان ہے۔ عباس نے مسکرا کر کہا تو وہ پزل سی ہو گئی۔ ایک مرد کی زبان سے اس حوالے سے گفتگو اس کو پہلی بار ایسا اتفاق ہوا تھا۔ وہ خاموش رہی۔ آپ کی فیملی کافی اچھی لگی ہے مجھے، آپ کے ماموں بہت ہی نائس انسان ہیں، اور وہ ابو بکر بھی کافی ذہین انسان لگے ہیں۔ وہ خاموش رہی۔ کافی پیئیں گی؟ عباس نے پوچھا تو وہ چونکی۔ سوری سر، میں کافی نہیں پیتی، اس نے انکار کر دیا۔ چائے تو پیتی ہوں گی نا؟ وہ سر ہلا گئی۔ عباس نے انٹرکام پر 2 کپ چائے بھجوانے کا آرڈر کیا۔ میں ذاتی طور پر اس سارے مسئلے پر بہت اپسیٹ ہوا ہوں۔ یقین جانیے میرے لیے اس کمپنی کی ہر خاتون اسی طرح قابل عزت ہے جس طرح میرے لیے گھر کی خواتین ہیں۔ عباس نے کہنا شروع کیا تو وہ خاموشی سے سنے گئی۔ شروع میں آپ کے ساتھ مجھے کچھ کلیش رہا تھا۔ آپ مکمل طور پر بابا کی مرضی سے یہاں اپوائنٹ ہوئی تھی، اور بابا کی وجہ سے میں آپ کو اتنے ماہ سے برداشت کر رہا تھا، مگر اس پرابلم پر آ کر مجھے ریئل میں آپ کو بہت اچھی طرح جاننے اور سمجھنے کا موقع ملا ہے۔ عباس کے الفاظ پر وہ حیرت سے اسے دیکھے گئی۔ میں آپ سے پرسنلی اپنے پرانے رویوں کے لیے معذرت کرنا چاہ رہا تھا۔ عباس نے مسکرا کر اسے دیکھا تو اس کی حیرت امیز نگاہوں کو دیکھ کر مسکرا دیا۔ میرا خیال ہے آپ بھی میرے بارے میں شروع میں ایسے ہی جذبات رکھتی تھی۔ میں فیس ریڈنگ میں ایکسپرٹ نہیں ہوں، مگر آپ کے چہرے کے تاثرات اتنے واضح ہوتے تھے کہ کوئی عام ذہانت والا انسان ان کو بآسانی پڑھ سکتا تھا۔ وہ ایک دم شرمندہ ہو گئی۔ آئی ایم سوری سر۔ ارے سوری ووری نہیں، جب شروع میں ہم ایک دوسرے کو جانتے نہیں تھے تو مختلف غلط فہمیوں کا شکار تھے۔ اب دل سے وہ تمام گلے شکوے ختم کرتے ہیں، عباس نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ تبھی آفس بوائے چائے کی ٹرے لے آیا تھا۔ عباس نے اسے ٹرے رکھ کر جانے کا اشارہ کیا اور خود ہی ٹرے اپنے سامنے کرتے مگوں میں گرم پانی ڈال کر دودھ اور ٹی پیک ڈال کر اسے دیکھا۔ چینی کتنی لیں گی؟ 1 چمچ، اس نے آہستگی سے کہا۔ وہ ابھی تک سر عباس کے ان رویوں پر حیران تھی۔ ویسے آپ فرسٹ خاتون ہیں جنہیں میں اپنے ہاتھوں سے چائے بنا کر پلا رہا ہوں، وہ ہنس دی تھی۔ عباس صاحب کا بے تکلف انداز اس کے اندر بے اختیار بہت سارا اعتماد بڑھا گیا۔ عباس کا یہ انداز، یہ گفتگو اور بے تکلفی رابعہ کے لیے کافی حیران کن چیز تھی۔ وہ مسکرا کر چائے پیتی رہی اور سر عباس کی گفتگو سنتی رہی۔ بڑی تیز رفتاری سے شادی کے دن قریب آتے جا رہے تھے۔ کارڈز بانٹ دیے گئے تھے۔ حویلی میں بابا صاحب نے پھپھو زہرہ کو بلوا لیا تھا۔ پھپھو زہرہ اور ان کی ساری فیملی حویلی میں آ چکی تھی اور روز شہر فون کر کے یہاں کے حالات اور تیاریوں کی تفصیل دریافت کی جا رہی تھی۔ طے شدہ پروگرام کے مطابق شہوار کو حویلی چلے جانا تھا۔ گھر میں ہر وقت تیاریوں کا سلسلہ برقرار تھا۔ شہوار آج شادی سے پہلے لاسٹ ڈے کالج گئی تھی۔ اس نے پچھلی بار کی طرح اس بار بھی کسی سے شادی کا ذکر نہیں کیا تھا۔ ہاں، کارڈ صرف انا کو دیا تھا۔ صبا اور مصطفیٰ خود ولید کے ہاں جا کر کارڈ دے کر آئے تھے۔ سبھی کچھ نارمل روٹین میں چل رہا تھا، مگر ایک شہوار تھی جس کے اندر ہر گزرتے دن کے ساتھ عجیب سی سراسیمگی اور وحشت بڑھتی جا رہی تھی۔
वो सब कुछ खामोशी से देख और सह रही थी। वो कॉलेज से लौटी तो कमरे में चेंज करने घुस गई। कल उसे हवेली के लिए रवाना हो जाना था। ना जाने उसके साथ यहाँ से कौन कौन जा रहा था। वो चेंज करके कमरे से बाहर निकली तो वहाँ लाउंज में हर तरफ कपड़ों का मीना बाजार सजा हुआ था। एक तरफ जेवर, कॉस्मेटिक की चीजें, जूते और भी ना जाने क्या कुछ। काम वाली खवातीन के साथ आयशा और सबा मिलकर पैकिंग करवा रही थी। देखो ये सब कुछ कैसा अच्छा लग रहा है। हर चीज एक से भरकर एक और लाजवाब थी। शहवार खामोशी से देख रही थी। जब लाइबा भाभी उसे देखकर कहने लगी, इधर आओ, ये देखो, ये जेवर आज ही ज्वेलर देकर गया है, पहन कर दिखाओ कैसा लग रहा है। मां जी ने भी उसे देखकर कहा। उन्होंने करीब बैठने का कहा तो वो खामोशी से उनके पास टिक गई थी। सबा जरा ये पहनाकर तो दिखाओ। मां जी ने डिब्बे में से जेवर निकालकर सबा को थमाए तो वो उठकर शहवार के पास आ रुकी थी। शहवार खामोशी से बैठी रही। सबा ने उसके गले, हाथों, कानों सब में एक एक करके तमाम जेवर सजाया था और फिर माथे पर बिंदियां और झूमर। माशाल्लाह, हमारी दुल्हन तो बगैर किसी मजीद 16 सिंगार करके ऐसे ही सज गई है, आयशा ने भी शरारत से कहा था। शहवार उनके रिमार्क्स पर कंफ्यूज होने लगी थी। लो ये दुपट्टा भी डालो, पता तो लगे कैसा लगता है। लाइबा भाभी ने ब्राइडल जोड़े का दुपट्टा उठाकर आयशा को थमाया था। सबा और आयशा ने फौरन उसके सर पर दुपट्टा डाल दिया था। इस कदर भारी जेवर और दुपट्टे के बोझ से शहवार की गर्दन झुकने लगी। ठहरो, मैं कुछ तस्वीरें ले लूं। शहवार ने कंफ्यूज होते दुपट्टा हटाना चाहा तो आयशा ने टोक दिया। दूसरे सोफे पर बैठी दुरिया ये सारी सूरत हाल देखकर अंदर ही अंदर जल भुन गई। उसे मेहरुन्निसा, जिया, आयशा और लाइबा का ये प्यार, वो भी 2 टके की लावारिस लड़की के लिए एक आंख नहीं भा रहा था। दुल्हा की कमी है, उसे भी लाकर पहलू में बैठा लें, अपनी तरफ से दुरिया ने बहुत तंजिया अंदाज में कहा था। हाँ तो मुस्तफा अभी कुछ देर पहले ही घर आया है, अपने कमरे में है, उसे भी बुला लेते हैं। लाइबा को उसका तंजिया अंदाज बहुत चुभा था। गुस्से से कहा तो दुरिया ने नाक चढ़ाकर चेहरे का रुख बदल लिया। हाँ, मुस्तफा से याद आया, बुलवाओ तो सही उसे, पता तो चले कि उसकी अपनी तैयारी कहाँ तक पहुंची है। जब भी देखो ऑफिस में ही बिजी है। आजकल तो रात के औकात में भी घर पर नहीं आता। आज ना जाने कैसे घर का रुख कर लिया है। बुलाओ तो सही, पूछूं तो जरा, आखिर अपनी खरीदारी कब करनी है उसने। माँ जी ने फौरन सबा को कहा था। मैं अभी बुलाती हूँ। वो तो खुद मौके की तलाश में थी, फौरन बाहर भागी थी। शहवार मुस्तफा का नाम सुनकर सर से दुपट्टा उतारकर बाकी लवाजमात भी उतारने लगी थी। रुको तो सही, कुछ तस्वीरें तो लेने दो। लाइबा ने फौरन उसका हाथ थाम लिया। मुझे उलझन हो रही है इस हिसाब से। उसे मुस्तफा की आमद का खौफ था। तलखी से कहा था। लाइबा हंस दी। हाँ तो अच्छी बात है ना, अभी से प्रैक्टिस करो, शादी वाले दिन तक इन सब चीजों की आदी हो जाओगी। उसके सर पर दोबारा दुपट्टा दुरुस्त करते उसने बाकी जेवर भी दुरुस्त किया था। शहवार ने उसके जवाब पर लब भींच लिए थे। वो उंगलियां चटखाने लगी। वो लाइबा की प्लानिंग सब समझ रही थी। आपने बुलाया माँ जी? मुस्तफा सबा के साथ ही चला आया था। सादा लिबास में मलबूस, गोया नींद से उठाकर लाया गया था। 3-4 दिन से मुसलसल रात दिन घर से गायब था और आज दिखाई दे रहा था। मुस्तफा जैसे ही माँ जी के पास आकर रुका था, उनके साथ बैठी शहवार को देखकर ठठक गया था। पहली नजर बेइख्तियारी की थी और वो गोया जम सा गया था। फिर सबा, आयशा और लाइबा की दबी दबी हंसी पर उनको घूर कर माँ जी से गोया हुआ था। हाँ, क्या बना तुम्हारी अपनी शॉपिंग का? यहाँ सभी फारिग हो चुके हैं और दुल्हा साहिब अभी तक बेफिक्र फिर रहे हैं। मां जी ने पूछा तो वो मुस्कुरा दिया। हाँ, बस 1-2 दिन में ले लेता हूँ, आपके सामने ही तो है कितने बिजी दिन गुजर रहे हैं। मुस्तफा ने मुस्कुरा कर कहा था। शहवार ने आहिस्तगी से दुपट्टा उतार कर पीछे हटाते अपने सर पर सूट के हम रंग दुपट्टा दुरुस्त किया था।
اس نے بغیر کسی کی طرف دیکھے سر سے جھومر اور بندیاں وغیرہ بھی اتار لی تھی۔ بیٹھے بیٹھے ہی اس نے ہاتھ اور بازوؤں کو بھی آزاد کیا تھا۔ اب صرف گلے میں موجود زیور باقی تھے۔ وہ سب سمجھ رہی تھی کہ لائبہ وغیرہ نے جان بوجھ کر یہ حرکت کی تھی۔ ارے تم نے تو سب کچھ اتار دیا ہے، ابھی رہنے دیتی، اتنی پیاری تو لگ رہی تھی، عائشہ نے شرارت سے کہا تو اس نے اسے خفگی سے گھورا۔ سارا زیور اٹھا کر اس نے ماں جی کی جھولی میں ڈال دیا۔ پسند آیا سب؟ اچھا بنا ہے نا؟ ماں جی نے محبت سے پوچھا تھا۔ اس نے محض سر ہلا دیا تھا۔ چلو شکر ہے، ویسے تو ہر چیز مکمل ہے، پھر بھی لڑکیوں کی کوئی کمی رہ گئی ہے تو ابھی سے دیکھ لو، بعد میں نہ کہتی پھرنا کہ فلاں چیز نہیں ہے، فلاں چیز نہیں ہے۔ ماں جی نے عائشہ اور صبا کو دیکھا تھا۔ یہ ساری شاپنگ انہی لوگوں نے کی تھی۔ آپ لوگوں نے یہ کیا پھلاوا پھلا رکھا ہے؟ ارد گرد دیکھتے مصطفیٰ نے پوچھا تھا۔ شادی والے گھروں میں یہ سب پھلاوا ہی بکھرا ہوتا ہے، تم نے کون سا پاکستان کی شادیاں اٹینڈ کی ہیں؟ عائشہ نے ہنس کر کہا۔ مگر میں نے پاکستان میں اپنے گھر کی ساری شادیاں تو اٹینڈ کی ہیں نا، وہ بھی صرف عین وقت پر آتے تھے۔ کتنا خجل خوار ہونا پڑتا ہے، مردوں کو کیا پتا اتنے دن سے لگے ہوئے ہیں، مگر ابھی بھی لگ رہا ہے کہ نہ جانے کیا کچھ رہ گیا ہے۔ ماں جی نے بھی کہا تھا۔ شہوار نے یوں ہی بیٹھے بیٹھے گلے میں موجود زیور اتار کر ماں جی کی گود میں ڈال دیا تھا۔ وہ کہہ کر کچن میں آ گئی تھی۔ دوپہر میں کھانا تازہ بنتا تھا، فریج میں ہر چیز موجود تھی۔ اس نے اوون میں کھانا گرم کیا۔ وہ تمام چیزیں ٹیبل پر رکھ کر پانی بھی لے کر بیٹھی تو دریا بھی کچن میں چلی آئی۔ ایک بات تو بتاؤ، شہوار نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ جب تم اس شادی پر خوش نہیں ہو تو پھر یہ شادی ہی کیوں کر رہی ہو؟ شہوار کے حلق میں لقمہ پھنسنے لگا۔ وہ دریا سے بڑے لیے دیے انداز میں رہتی تھی، صرف اس لیے کہ وہ اس کو براہ راست مخاطب نہ کرے، مگر آج وہ اس سے براہ راست مخاطب تھی، ورنہ اب تک انڈائریکٹ ہی جملے کرتی رہتی تھی۔ تمہیں کس نے کہا ہے کہ میں اس شادی سے ناخوش ہوں؟ اس نے تیکھے چتونوں سے دریا کو دیکھا تھا۔ تمہارے ہر انداز سے لگ رہا ہے کہ تم ناخوش ہو۔ مثلاً شہوار نے سرد نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ جو خوش ہوتے ہیں ان کے چہروں پر ہر وقت 12 نہیں بجے رہتے، دریا نے طنزاً مسکراہٹ سے کہا تھا۔ تم نے ساری عمر باہر کے ملک میں گزاری ہے، تمہیں کیا پتا یہاں پاکستان میں لڑکیاں اپنی شادی پر کس طرح رہتی ہیں؟ اس نے بھی سرد انداز میں کہا تھا۔ مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے، نہ تمہارا کوئی خاندان، نہ باپ کا علم، نہ کوئی معاشی معیار، اس کے باوجود اس گھر میں باعزت زندگی گزار رہی ہو۔ کیا جادو کیا ہے تم نے ان پر کہ یہ تمہارے خلاف کچھ سننے پر آمادہ ہی نہیں؟ دریا کا سوال ایسا تھا کہ اسے لگا وہ اندر تک ادھرتی گئی ہے۔ اس نے اذیت سے لب بھینچ لیے۔ میں جو بھی ہوں اپنی ذات سے اچھی طرح باخبر ہوں، اخلاقی لحاظ سے کسی گراؤٹ کا شکار نہیں ہوں، اور نہ ہی اپنے مطلب کے لیے کسی کی ذات کو کھلونا بنا رہی ہوں۔ یہ سب محبت سے مجھے اپنا رہے ہیں تو تمہیں کیا تکلیف ہے؟ اس نے دو بدو دریا کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ تم مجھ پر طنز کر رہی ہو؟ وہ ایک دم غصے سے بولی تھی۔ نہیں، میں تمہیں آئینہ دکھا رہی ہوں، میرے ساتھ اعلیٰ حسب و نسب کا کوئی ٹیگ نہیں لگا، مگر تمہارے ساتھ تو لگا ہوا ہے نا، تو پھر تم کیوں اخلاقی پستی کا شکار ہو رہی ہو؟ اعلیٰ خاندان اور حسب و نسب سے ہو، پھر کیوں دوسروں کی ذات کے بخیے ادھیرنے پر لگی ہوئی ہو؟ اس نے دو ٹوک انداز میں دریا کے سامنے کھڑے ہو کر کہا تھا۔ شٹ اپ! وہ ایک دم ٹیمپرامنٹ لوز کرتی چیخی تھی۔ شہوار استہزائیہ ہنسی تھی۔ تم اتنے دن سے ہر وقت مجھ پر طنز کر رہی تھی، آتے جاتے استہزائیہ فکرے۔ میں نے تو کبھی بھی تمہیں شٹ اپ نہیں کہا۔ انسان جب کسی کی ذات پر اٹیک کرتا ہے تو پھر اسے جوابی کارروائی کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے۔ تم ہو کیا؟ میں چاہوں تو تمہیں دھکے دے کر یہاں سے نکلوا دوں۔ تمہیں اتنا غرور کس چیز کا ہے؟ وہ اونچی آواز میں چیخنے کے انداز میں کہہ رہی تھی۔ اول تو مجھے کسی بھی چیز پر کوئی غرور نہیں، رہ گئی دھکے دے کر نکالنے کی بات تو وہ بھی کر کے دیکھ لو، پتہ چل جائے گا کہ یہاں سے کون نکلے گا، میں یا تم۔ وہ یہ سب برداشت کرتے کرتے اب تھک گئی تھی۔ اس کے چیختے انداز پر وہ بھی ایک دم غصے سے بولی تھی۔ او یو، تم مجھے نکلواؤ گی؟ میں تمہیں؟ وہ غصے سے آگے بڑھی تھی۔
क्या हो रहा है? एकदम मुस्तफा दुरिया और शहवार के रास्ते में आया था। दुरिया जो बहुत गुस्से से शहवार की तरफ लपकी थी, अपनी जगह साकत हो गई। शहवार ने बहुत बरहम नजरों से मुस्तफा को देखा था। तुम दोनों किस बात पर उलझ रही हो? क्या बात हो रही थी? उसने सुना तो कुछ भी ना था, बस किचन की तरफ आते दुरिया की तेजी से शहवार की तरफ लपकते देखकर फौरन सामने आया था। सवालिया और इस्तहज़ाहिया निगाहों से शहवार को देखा था। शहवार ने जब्त से लब भींच लिए। दुरिया के अंदाज और तेवरों से आगाह तो वो भी था, मगर शहवार के तेवर देखकर वो भी उलझ गया था। क्या हुआ है? उसने दुरिया को छोड़कर शहवार को देखा था। मुझे तो कुछ नहीं हुआ है, इसके पेट में हर वक्त मरोड़ उठता रहता है, इससे पूछें। बहुत गुस्से से कहकर वो टेबल पर रखे बर्तन समेटने लगी थी। मुस्तफा ने नासमझी से दोनों को देखा। कोई असल बात तो बताए। शहवार दोनों को नजरअंदाज करते बर्तन उठाकर सिंक और फ्रिज में रखते बाहर निकल आई थी। मुस्तफा भी पीछे आया था। शहवार, हुआ क्या है? वो फौरन उसके रास्ते में आया था। शहवार जो दुरिया के सामने बड़े जब्त से खड़ी थी, अब मुस्तफा को देखकर जब्त खो गई थी। आंखों में बेइख्तियार नमी सी आ ठहरी थी। मैं कुछ कहूँ तो सबको लगता है कि मैं एहसासे कमतरी का शिकार हूँ। मैं जो भी कहूँ एतराज के 1000 पहलू निकलते हैं, और जब दूसरे लोग वही हकीकत बयान करते हैं तो फिर आप लोग नजरअंदाज करते हैं। हर कोई जिस तरह मर्जी मेरी जात पर कीचड़ उछालता फिटे, आप लोगों का क्या जाता है? अपनी नजरों से तो मैं दिन ब दिन गिरती जा रही हूँ। आप लोगों का गिराफ तो लोगों की नजरों में दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। एक बेसहारा लावारिस लड़की को सहारा देकर अब इतना ऊंचा मुकाम दे रहे हैं। हर तरफ वाह वाह तो हो रही है आप लोगों की। वो एकदम फटी थी। मुस्तफा ने बगौर उसे देखा था। वो दोनों इस वक्त राहदारी में खड़े थे, कोई भी इधर आ सकता था। मुस्तफा ने आहिस्तगी से उसका बाजू थामा था। इधर आए, इधर चल कर बात करते हैं। मुस्तफा ने आगे बढ़ना चाहा था। शहवार ने सख्ती से उसकी गिरफ्त से अपना बाजू निकाल लिया। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। मैंने खुद देखा था, दुरिया आपके कमरे में खड़ी आपके सामने मेरे खिलाफ बोल रही थी और आप खामोश थे। वो कई बार आपके सामने मेरे खिलाफ जहर उगल चुकी है, आप तब भी खामोश रहे। मैंने कभी भी नहीं चाहा था कि मैं इससे उलझूं, मगर मुझे इस रवैये पर आपने मजबूर किया है। मैं अब तक खामोश रही हूँ, सब हालात देखती रही हूँ, मगर अब नहीं देखूंगी। आदला भाभी के बाद ये दुनिया में अब किसी की हकारत अमेज आम बातों पर खामोश नहीं रहूंगी। बहुत ज्यादा गुस्से से कहकर वो वहां से भागकर अपने कमरे में चली गई थी। मुस्तफा नहायत हैरानी से उसे जाते देखता रहा। शहवार की आंखों से आंसू बह रहे थे। इन आंसुओं ने उस पर बड़े अजीब से अंदाज में असर किया था। मुस्तफा सीधा दुरिया के पास ऊपर टेरेस पर चला आया था। क्या कहा तुमने शहवार से? मुस्तफा ने आते ही पूछा तो दुरिया चौंक कर पलटी। क्या कह सकती हूँ मैं उससे? अंदाज इस्तेहज़ाहिया था। देखो दुरिया, मैं अब तक तुम्हारे रवैयों पर खामोश रहा था तो सिर्फ इसलिए कि तुम हमारी तायाजाद हो। एक अरसे बाद मैं तुमसे मिल रहा था, मगर इसका ये मतलब कतई नहीं कि मैं अब हर जायज़ व नाजायज खामोशी से बर्दाश्त करूंगा। मुस्तफा का अंदाज कतई था। मुझे अंदाजा है तुमने शहवार से क्या कहा होगा, मगर एक बात मैं बहुत अच्छी तरह वाज़ेह कर दूं, मैं जरा और टाइप का बंदा हूँ। जिंदगी का एक तवील हिस्सा अमेरिकियों के साथ गुजारा है। अगर मुझे बेबाकी और बेहिजाबी अट्रैक्ट करती तो मैं कभी सिंगल पाकिस्तान ना आता। और तुम्हारे दिलो दिमाग में कोई गलत फहमी है तो वो निकाल कर बाहर करो। तुम्हारे ये अंदाज मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अब तक खामोश था तो सिर्फ तुम्हारी इज्जत की खातिर। तुम इंसल्ट फील ना करो। मुस्तफा का सर्द तलख अंदाज था। दुरिया यकदम चटक गई। मुस्तफा, तुम मेरी तौहीन कर रहे हो। नहीं, मैं हकीकत बयान कर रहा हूँ, और हकीकत ये है कि शहवार मेरी बीवी है और उसकी इज्जत मेरी इज्जत है। जो कोई उसे कुछ कहेगा तो मैं उससे फिर कोई मुरव्वत नहीं रखूंगा। मैं हुस्न और दौलत से ज्यादा इखलाक और किरदार को तरजीह देता हूँ। और अपने माइंड में अच्छी तरह फिट कर लो कि आइंदा तुम शहवार से कुछ नहीं कहोगी। सुना तुमने? मुस्तफा ने बहुत गुस्से से उंगली उठाकर उसे वार्न किया। शहवार, माई फुट,
तुम इस 2 टके की लड़की का मुझसे मुकाबला मत करो। मैं एक वेल ऑफ फैमिली से ताल्लुक रखती हूँ, और वो खुद क्या है जिसका एक माँ के अलावा कोई नामो निशान ही नहीं। दुरिया इस्तेहज़ाया अंदाज और तंज से कह रही थी। शट अप, मुस्तफा ने एकदम उसे टोका। तुम्हारी इन्हीं अल्फाज और एटीट्यूड ने उसे यकीनन हर्ट किया है। देखो दुरिया, तुम मेरी कजन हो। अगली बार तुमने शहवार के साथ कोई मिसबिहेव किया तो मैं लिहाज नहीं करूंगा। रह गई शहवार, उसकी जात का हवाला मैं हूँ। मुझे वो हर लिहाज से कबूल है। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि उसका खानदान कौन था और कहाँ से थी। वो मेरी फैमिली की चॉइस और मेरी पसंद है। बहुत सख्त अंदाज में मुस्तफा ने उसे घूरा तो दुरिया लब भींच गई। तुम जिस काम के लिए पाकिस्तान आई हो, आरामो सुकून से वो काम करो, ना कि दूसरों की जात के बखिए उधेरो। तुम मेरी तायाजाद और हमारी मेहमान ना होती तो मैं अच्छी तरह समझाता कि दूसरों की जात पर कीचड़ उछालना किसे कहते हैं। शहबार मेरी बीवी है, ये बात तुम कभी मत भूलना। तलखी से कहते वो लंबे लंबे ढग भरता वहां से चला गया। दुरिया मुठियां बींचे बड़े जब्त से उसे वहां से जाता देखती रही थी। अब्दुल कयूम अयाज के पास आए थे। अयाज इस जबरी कैद से मुकम्मल तौर पर उकता चुका था। बाप को देखते ही वो कंट्रोल से बाहर हो गया। ओ डैड, मुझे क्यों आपने यहाँ कैद कर दिया है? मैं फेड अप हो चुका हूँ इस सारी रूटीन से। मोबाइल फोन कोई भी चीज नहीं मेरे पास। मुझे आखिर कब तक इस तरह एक जगह कैद होकर रहना पड़ेगा? अब्दुल कयूम ने बेटे को घूरा। ये सब तुम्हारा अपना ही किया धरा है। तुम हर बार एक ही तकाजा करके मेरी मुश्किलात में मजीद इजाफा कर देते हो। एक तरफ आदला की गुमशुदगी ने सोचने समझने की सारी सलाहियतें खत्म कर दी हैं, और ऊपर से तुम्हारी ये जिद। क्या अभी तक आदला का इल्म नहीं हुआ? बहन का सुनकर अयाज कदरे धीमा हुआ। अब्दुल कयूम नफी में सर हिलाते सोफे पर बैठ गए। बड़ा थका थका सा अंदाज था। नहीं समझ नहीं आता उसे जमीन खा गई या आसमान निकल गया। मैंने हर जगह उसे तलाश करके देख लिया है, मगर कोई सुराग नहीं मिल रहा। तो फिर कहीं कोई हादसा तो नहीं हो गया उसके साथ? अयाज ने पूछा। इतने दिन हो चुके हैं, अगर ऐसा होता तो कोई इतला तो मिलती, कोई खैर खबर। मैंने तो इस शहर के हर अस्पताल, हर थाने, हर जगह तलाश करवा देखा है, सवाए मुस्तफा के ऑफिस के। आपने FIR दर्ज कराई? अब्दुल कयूम ने नफी में सर हिलाया। नहीं, मैं अगर FIR दर्ज कराता तो बात बहुत फैल जानी थी, और मुस्तफा के घर तक भी ये बात पहुंचे तो न जाने वो लोग क्या करें। मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। जो भी है, आदला अब भी उनकी बहू है, और मैं उनके मजीद रिएक्शन को अफोर्ड नहीं कर सकता। परेशानी से कहा था, मगर मैं इस तरह कब तक कैद रह सकता हूँ? मोबाइल फोन तक नहीं है, किसी दोस्त से कोई राब्ता नहीं। मुझे लगता है कि मैं किसी जेल में बंद हूँ। उसका अंदाज उकताया हुआ था। तुम शहवार पर हमला करने से पहले सोचते तो ये दिन देखने ना पड़ते। मुस्तफा के साथी हर वक्त हमारी तलाश में हैं। तुम्हें अंदाजा नहीं कि मैं किस तरह तुम्हारे पास आता हूँ। तुम्हारी माँ को भी कह रखा है कि तुम्हें मुल्क से बाहर भिजवाया है, मगर दिन रात मुस्तफा का घेरा बहुत सख्त होता जा रहा है। मुझे नहीं लगता कि मैं बहुत दिन तक तुम्हें यहाँ भी छुपा कर रख सकूंगा। अयाज एकदम खामोश हो गया। मुस्तफा पिछली तमाम फाइल्स खुलवा चुका है, और भी बहुत से केसेस ओपन हो रहे हैं। मैं बस इसी कोशिश में हूँ कि किसी न किसी तरह तमाम असासे बैरून मुल्क मुंतकिल कर दूं। जो थोड़ा बहुत रह गया वो बाद में देखेंगे। फिलहाल तो जान बचाना मकसद है। ओह नो, क्या वाकई सूरत हाल बहुत ज्यादा गंभीर हो चुकी है? हाँ, हो सकता है अब मैं 1 माह तक यहाँ ना आ सकूं। ये बज़ाहिर हर लिहाज से महफूज जगह है, मगर फिर भी अगर मैं ना आ सकूं और कोई खतरा महसूस करूं तो तुम तैयार रहना, कहीं और मुंतकिल करा दूंगा फिर। अयाज ने सर हिला दिया था। वो एक बार मुस्तफा की मार खा चुका था। दिल में लाख इंतकाम का जज्बा था, मगर फिलहाल वो अपनी पोजीशन मजबूत करना चाहता था, अपनी जान बचाना चाहता था, और उसके बाद ही वो किसी और तरफ देखने की हिम्मत कर सकता था। ओके, मैं चलता हूँ। कोई हमाकत मत करना। मैं हालात देखकर ही कोई हतमी कदम उठाऊंगा।
बस दुआ करना तुम्हारी बहन मिल जाए या कोई खैर खबर ही आ जाए, फिर ही मैं बाकी मामलात को आसानी से देख सकता हूँ, वरना बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। वो उठ खड़े हुए थे। अयाज ने खामोशी से सर हिलाया। उन्होंने वहां से निकलने से पहले अपना हुलिया बदला। इस वक्त वो एक आम घरेलू मुलाजम के हुलिये में थे। घर से निकलते ही अब्दुल कयूम आधी रात की गहरी तारीकी में गुम हो गए थे। अगले दिन वो हवेली के लिए रवाना हो गई थी। सजाद भाई छोड़ने आए थे। तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक उन सब ने महज शादी से 2 दिन पहले गांव पहुंचना था और फिर वहीं से दुल्हन को रुखसत करवा कर वापस शहर वाले घर में लाना था और वलीमा दिन में मैरिज हॉल में था। जोहरा पुप्पो वहां से पहले ही की फैमिली समेत मौजूद थी। जाहद भाई, जुबैर भाई, शाइस्ता भाभी, रमशा भाभी के अलावा आसमा सभी मौजूद थे। अलबत्ता पुप्पो ज़ैनब की फैमिली का इरादा कुछ लोगों का शहर रवाना होने का था और कुछ का यहाँ गांव आने का। हसन अंकल और उनकी फैमिली का भी ऐन वक्त पर आने का प्रोग्राम था। जिस्मानी थकन के साथ साथ जहनी थकन ज्यादा होती है। वो सारा रास्ता खुद से लड़ती उलझती रही थी और गांव आने के बाद वो सबसे मिलकर कमरे में चली आई। वो कुछ देर के लिए लेटी तो यूं ही लेटे लेटे आंख लग गई थी कि मोबाइल की टोन से नींद टूट गई। उसने लेटे लेटे ही मोबाइल देखा और फिर नाम देखकर उसने एक गहरा सांस लिया था। उसे दुरिया की वजह से मुस्तफा के साथ अपना रवैया याद आने लगा था तो दिल में नदामत का बोझ भरने लगा। वो मुस्तफा के साथ कभी भी बदतमीजी नहीं करना चाहती थी, मगर ना जाने क्यों हमेशा एक जैसी ही गलती कर जाती थी। उसके बाद तो वो मुस्तफा के सामने भी नहीं गई थी। वैसे भी आजकल उससे सामना कम ही हो रहा था। सुबह वो ऑफिस चला गया था और दोपहर में वो लोग निकल आए थे और अब उसकी कॉल आ गई थी। उसने खामोशी से कॉल पिक की थी। अस्सलाम वालेकुम, उसने लेटे लेटे ही कहा था। नींद की वजह से आवाज बोझल सी हो रही थी। वालेकुम सलाम, खैरियत, तबीयत ठीक है? दूसरी तरफ मुस्तफा आवाज की तब्दीली फौरन महसूस कर गया था। जी, उसने संजीदगी से कहा, मगर आवाज से तो लग नहीं रहा। मुस्तफा की आवाज में तशवीश थी। शहवार ने एक गहरा सांस लिया। मैं ठीक हूँ, सोई हुई थी, इस वजह से आवाज भारी हो रही है। ओके, सफर कैसा गुजरा? ठीक गुजर गया। सजाद भाई से राब्ता तो रखा हुआ था आपने, क्या उन्होंने नहीं बताया? उसने संजीदगी से कहा था। दूसरी तरफ मुस्तफा हंस दिया। बताया तो था, मगर जिस तरह अयाज गायब है तो बस मुझे हर वक्त ही खदशा लगा रहता है कि कहीं वो कोई कार्रवाई ना कर डाले। बस सारा वक्त ध्यान उधर ही रहा था। मुस्तफा ने मुस्कुरा कर बताया तो शहवार के अंदर एक अजीब सा दुख सरायत कर गया। मुस्तफा के इस कदर मोहतात और केयरिंग अंदाज से उसके होंठ मुंजमद हो गए थे। वो जो कोई ना कोई एतराज का पहलू निकाल कर उससे उलझने लगी थी, अयाज की इस हरकत के बाद वो गुमसुम हो गई थी। अच्छा, खैर छोड़े, ये बताएं बाकी लोग कैसे हैं? इल्म हुआ था जोहरा पुप्पो विद फैमिली आ चुकी हैं। मुस्तफा ने मजीद पूछा। जी, सभी मौजूद हैं। सजाद भाई बता रहे थे, खूब रौनक लगा रखी है सभी ने। हो सकता है, मैं आते ही कमरे में आकर सो गई थी, किसी से भी अभी तफसीली बातचीत नहीं हुई, उसने कहा तो मुस्तफा हंस दिया। वो लोग हवेली असर के वक्त पहुंचे थे। वो नमाज पढ़ कर लेटी थी और अब मगरिब हो रही थी। ओके, मगरिब की अजान शुरू हो गई है, फिर बात होगी, उसने कहा। तेरे वादे पर जिए हम, ये तो जान झूठ जाना कि खुशी से मर न जाते अगर एतबार होता। मुस्तफा के अंदाज पर सटपटा कर उसने खामोशी से मोबाइल बंद कर दिया। वो हमेशा इस रिश्ते से इनकार करती आई थी और अब ये सब खामोशी से सहना भी बड़ा तकलीफ दे अमर लग रहा था। शहवार नमाज पढ़ कर बाहर आ गई। दुल्हन साहिबा तो आते ही गायब हो गई थी। मैंने एक बार तुम्हारे कमरे में आना भी चाहा, मगर अम्मी ने मना कर दिया कि सफर की वजह से थकी हुई होगी, आराम करने दो। वो बाहर आई तो आसमा ने कहा था। वो मुस्कुराकर उसके पास ही बैठ गई। और सुनाओ, वहाँ शादी की तैयारियां कैसी चल रही हैं? ये तो तुम इन लोगों से ही पूछना, मैं क्या कह सकती हूँ, उसने संजीदगी से कहा। क्यों, तुम्हारे सामने तैयारियां नहीं करते थे या तुमसे कोई पर्दा था? रमशा भाभी भी वहीं मौजूद थी। उन्होंने शरारत से पूछा।
मैं अपनी स्टडी में ज़्यादा तर बिजी रही हूँ, शॉपिंग वगैरह पर भी कभी नहीं गई, सिर्फ एक दो बार के अलावा। सो मुझे अंदाज़ा नहीं कि क्या क्या तैयारियां की होंगी। उसने आराम से कहा तो आसमां ने मुंह बनाया। हाँ, जिस तरह तुम आदम बेजार रहती हो, तुमसे किसी ऐसे ही रद्दे अमल की तवक्का की जा सकती है। तुम्हारी जगह मैं होती तो हर जगह पेश पेश होती। बस अपना अपना मजाज है, क्या कर सकते हैं, उसने जवाबन मुस्कुरा कर कहा। अम्मी किधर हैं? यहाँ आने के बाद उसने ताबिंदा बुआ से सिर्फ सलाम दुआ की थी। अब उनकी गैर मौजूदगी महसूस की तो रमशा और आसमा को देखा। बुआ जी अम्मी और भाभी के हमरा नजदीकी बाजार गई हैं, अब तो आने वाली हैं। कह तो रही थी कि मगरिब से पहले आ जाएंगी। आसमा ने ही जवाब दिया। वो उठकर किचन में आ गई। यहाँ मुलाजमाएं खाना तैयार कर रही थी। कुछ चाहिए शहवार बीबी? ताज उसे किचन में देखकर फौरन करीब आई। बिल्कुल मालकों की तरह इज्जत दी जाती थी। शहवार के अंदर एक फांस सी चुभी थी। नहीं, पानी पीना था बस, उसने धीमे से कहा। ताज ने फौरन गिलास में पानी भर कर उसे थमाया और वो खामोशी से कुर्सी घसीट कर बैठकर पानी पीने लगी। हवेली में तो बड़ी रौनक है आजकल। शहवार बीबी और आसमा बीबी ढोलक लेकर बैठ जाती हैं। गांव की खवातीन और लड़कियां भी आ जाती हैं, फिर खूब रौनक लगती है। हम तो रोजाना आपके आने का इंतजार कर रहे थे, अब आप आ गई हैं तो देखिएगा कैसा मजा आता है। ताज उसे देखकर बेतकल्लुफी से कह रही थी। उसने गहरा सांस लिया। हर जगह बस यही एक टॉपिक चल रहा था, शादी की तैयारियां, मसरूफियात, मंसूबे। वो खामोशी से गिलास रख कर उठ गई। वैसे शाहजेब साहिब और बाकी लोग कब आएंगे? ताज ने उससे मजीद पूछा। पता नहीं, अगर ज्यादा जानने की जुस्तजू है तो अम्मी से पूछ लें, शायद उनके इल्म में बाकी तफसील हो। संजीदगी से कहकर वो किचन से निकल आई और कमरे में आकर उसने मोबाइल लेकर कॉल मिलाई थी। दूसरी तरफ अना थी। कैसी हो? सलाम दुआ के बाद पूछा। ठीक हूँ, तुम खैरियत से पहुंच गई? अना ने पूछा। हाँ। तुम कब तक आओगी? जब सब आएंगे, मेरा मतलब है वलीद वगैरह का जब प्रोग्राम बनेगा। तुम जानती हो कि मैं आजकल किस अजियत से गुजर रही हूँ। मैं बहुत तन्हाई और अकेलापन महसूस करने लगी हूँ। प्लीज तुम जल्दी आ जाओ। मैं यहाँ आकर अगर इस तरह अजियत का शिकार रही तो शायद पागल हो जाऊंगी। शहवार ने बहुत तकलीफ से कहा। क्या हुआ, खैरियत? दूसरी तरफ अना परेशान हुई। पता नहीं, जो जो दिन गुजर रहे हैं मैं बहुत परेशान हो रही हूँ। मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि किसी न किसी तरह नॉर्मल रिएक्ट करूँ, लेकिन नहीं कर पा रही। शहवार के अंदाज में बेबसी थी। किसी ने कुछ कहा है? मैंने हमेशा मुस्तफ़ा के सामने इस रिश्ते से बेजारी उकताहट का इजहार किया है और अब उसको अगर मान लेती हूँ तो ना जाने क्या सोचे। मैं बहुत गिल्टी फील कर रही हूँ अपनी बहुत सी बातों के लिए। देखो शहवार, डोंट बी इमोशनल यार। तुम ये भी तो सोचो कि मुस्तफ़ा भाई ने कभी भी तुम्हें तुम्हारे रवैये की वजह से नज़रअंदाज नहीं किया। वो एक मैच्योर्ड शख्स हैं। वो तुम्हारी फीलिंग्स को जस्टिफाई करते हैं। तुम उनके बारे में अच्छा अच्छा सोचो, बाकी सब भूल जाओ। अना ने रसानियत से समझाया तो उसने एक गहरा सांस लिया। यही तो प्रॉब्लम है, मैं कुछ भी अच्छा नहीं सोच पा रही। दुनिया जहाँ की मनफी सोचों ने मेरे दिलो दिमाग में उधम मचा रखा है और मैं किसी से कुछ शेयर भी नहीं कर सकती। प्लीज जल्दी से आने की कोशिश करो, मैं बहुत तुम्हें मिस कर रही हूँ। उसके लहजे में यासियत थी। ओके, डोंट वरी, मैं मामा और वली से बात करूंगी। अगर अभी आना मुमकिन हुआ तो जरूर आऊंगी। अना ने फौरन हामी भर ली। थैंक्स, तुम आंटी से आज ही बात कर लेना, मैं वेट करूंगी। अगर आने जाने का प्रॉब्लम है तो इस बात की तुम फिक्र मत करो, मैं किसी को कह दूंगी, तुम्हें गाँव ले आएंगे या फिर मैं घर में फोन कर दूंगी, कोई ना कोई माकूल अरेंज हो जाएगा। शहवार ने फौरन कहा तो अना हंस दी। ओके, मैं मम्मा से बात करके बता दूंगी, तुम परेशान मत हो। अना ने हल्के फुल्के अंदाज में कहा तो शहवार के दिल को कुछ तसल्ली सी हासिल हुई। थैंक्स डियर, मेरे पास एक और भी सलूशन है। कहो तो बता देती हूँ, अना ने मुस्कुराते हुए कहा तो शहवार चौंकी। कैसा सलूशन? जितने दिन शादी के बाकी हैं इनमें तुम दिन रात मुस्तफ़ा भाई से बात किया करो। कुछ उन्हें तुम्हारे ओहाम और खदशात का इल्म होगा और कुछ तुम्हें उनकी तरफ से मिलने वाली मोहब्बत और प्यार से एतमाद हासिल होगा। फिर तुम्हें मेरी ज़रूरत भी बाकी नहीं रहेगी। अना का अंदाज शरारती था। वो झिंप गई।
बको मत, तुम जानती हो कि अगर हमारे दरमियान ये सब इश्यूज ना होते तो भी मैं उनसे बात कभी भी ना करती। तौबा, वो तुम्हारे शोहर है, मुज़ाइका क्या है? अभी सिर्फ निकाह हुआ है, मुझ पर उनके हकूक़ व फ़राइज़ की अभी कोई शिक वाजिबुल अमल नहीं है, उसने संजीदगी से कहा। बस इसी पॉइंट पर आकर तुम मार खा जाती हो। अभी तुम उनसे मुतल्लिक अपने रवैयों पर नादिम हो रही थी और अभी एकदम सख्त पथरीला बेलचक अंदाज अपना लिया है। इट इज़ नॉट फेयर यार, निकाह हुआ है या रुखसती, बहरहाल हकीकत तो ये है कि वो तुम्हारे कानूनी और शरई शोहर हैं। और रहेगी हकूक़ व फ़राइज़ की बात तो तुम उनकी पाबंद हो। अना ने हकीकत बयान की थी। वो एक गहरा सांस लेकर रह गई। पता नहीं, बस कोशिश तो कर रही हूँ ताकि पुराने रवैयों को भूल कर नए अंदाज अपनाऊं। कुछ वक्त तो लगेगा ना, अब एकदम बदलने से तो रही। दिल को मत बदलो, बस दिल में उनसे मुतल्लिक अच्छे अच्छे जज्बात पैदा कर लो, शादी के अच्छे ख्वाब देखो। अना ने हंस कर कहा तो वो झिंप गई। एक बात तो बताओ, अना ने पूछा। क्या? इतने माँ निकाह रहा है तुम्हारा, ये दरमियानी इश्यूज निकाल कर एक तरफ रख कर सच सच बताओ, मोहब्बत करती हो मुस्तफ़ा भाई से? अंदाज में शरारत थी। निकाह के बोल, निकाह का एहसास किसी भी ऐसे दिल को मुतवज्जा कर लेता है जिस दिल में पहले से कोई मकीन आबाद ना हो। मैंने एक साफ सुथरी जिंदगी गुजारी है, शायद एक नॉर्मल इंसान की तरह जिंदगी। मैं अय्यास, आदला भाभी, अपनी फैमिली बैकग्राउंड जैसे वाकयात तो कॉम्प्लेक्सेस ना होते तो मैं मुस्तफ़ा की पुरवकार शख्सियत से मुतासिर होकर दिल को कोई रोक लगा लेती। मैं उनकी इज्जत करती हूँ, मुस्तफ़ा के लिए नेक जज्बात रखती हूँ, मगर मोहब्बत व मोहब्बत के बारे में मैंने कभी नहीं सोचा। शहवार ने आहिस्तगी से सोच सोच कर जवाब दिया। तो वाह, अच्छी लड़कियाँ इसी तरह की मोहब्बत करती हैं। फिल्मी और ड्रामाई मोहब्बत उनके बस का रोग नहीं होता। लड़की मोहब्बत उनके अंदर जन्म लेती है और उनकी हया और किरदार की चादर में ही छुपी रहती है। वो अपनी जुबान के इजहार तक इस मोहब्बत को नहीं लाती। महबूब की इज्जत कर ली, उसकी हर बात मान ली और उसके लिए नेक जज्बात रख लिए। इससे ज्यादा नेक और अच्छी लड़कियां कुछ नहीं कर पाती। अना ने हंस कर कहा था तो शहवार भी हंस दी। तुम मोहब्बत की बहुत अच्छी तशरीह कर लेती हो, जरा नवाजी है तुम्हारी, अना ने हंसते हुए कहा तो शहवार भी हंस दी। उसका मूड अना से बात करके काफी हद तक फ्रेश हो गया था। अब तुम मुस्तफ़ा भाई के दिन रात अच्छे अच्छे ख्वाब देखो, मैं भी अगर मामा ने इजाजत दे दी तो फौरन आने की कोशिश करती हूँ। ठीक है? ओके, मैं वेट करूंगी, उसने भी हामी भर ली थी। और हाँ, मेरे दूसरे मशवरे पर भी अमल कर सकती हो। सारी बेजारियत, फ्रस्ट्रेशन और कनूतियत सर पता पाँव रख कर दुम दबा कर भाग जाएगी। कौन सा मशवरा? यार, यही जो अभी बताया है, मुस्तफ़ा भाई से दिन रात फोन पर बात करने वाला, तबीयत में अफाका होगा, प्यार भरी बातें और मुस्तकबिल के सुहाने ख्वाब। तुम्हें तो मैं फिर याद ही नहीं होंगी, अना ने हंसते हुए कहा तो शहवार कानों तक सुर्ख हो गई थी। बदतमीज, बहुत फजूल बोलती हो तुम। अब बात नहीं करना मुझसे, उसने खुफकी से कहते कॉल ड्रॉप कर दी, मगर चेहरा अभी भी सुर्ख हो रहा था। कितनी फजूल लड़की है ये अना भी। मोबाइल बिस्तर पर डालते वो अना की बातों को याद करते एक बार फिर पजल सी होने लगी थी।